शनि की 7.5 राहु केतु सबकी जिंदगी में आते हैं, बिल्कुल आती है। लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप एक दशक तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, जी आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरे, आप डिप्रेशन में आ गए? जी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे इंसान के साथ मैं बैठा हूं जिसने कई सालों तक डिप्रेशन झेला है। जी, और जिन लोगों ने जीवन में सोचा ही हुआ था कि इसको पागल का टैग देना ही है, उनको और रीइंफोर्समेंट मिल गई कि देखा हम कहते थे ना। सो मैंने जॉब छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, सरकारी जॉब छोड़ दिया। मगर जब मुझे एक कंफर्ट जोन मिल गया अनुराग जी, तो मैं बीमार पड़ गया। बिकॉज जब मैं रुका जीवन में और मैंने देखा कि नुकसान क्या हुआ, पहले तो मैं भाग रहा था, पीछे तूफान है, आंधी है, हाँ। मैं भाग रहा हूँ अंधाधुंध, कहीं पहुंचना है मुझे। हाँ। जब मैं पहुंच गया, वो आंधी निकल गई, शेल्टर मिल गया, जब आप शेल्टर मिल गया, तो मैंने देखा कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। हाँ, और चोटें देख करके आप जी। डिमोरलाइज हो गए। टोटली डिमोरलाइज तो कोई शब्द नहीं है, मुझे लगा जीवन खत्म, कुछ है ही नहीं मेरे पास। कि हाँ, घर नो, गाड़ी नो, हाउस नो, फैमिली नो, जॉब नो, मनी नो। कितना वेट हो गया था आपका दिनेश जी? मेरा 135 किलो सर। 135 किलो। ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड के लोग या फैशन वर्ल्ड के लोग दिनेश मोहन का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, कि भाई दिनेश जी इस डिप्रेशन के कमरे से दिनेश बाहर मोहन तो खुद भी दिनेश मोहन का इंतजार नहीं कर रहा था। कोई और क्या करेगा, मेरा पता ही नहीं था दिनेश मोहन है कौन। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, पता कब चला कि दिनेश मोहन कौन है? सारे इनजस्टिस मैं सह लूंगा, मगर मेरा जीवन जो है वो किसी और के हिसाब से हो गया, ये इनजस्टिस मैं नहीं सहूंगा। मुझे अपना जीवन, चाहे मैं कुछ ना करूं, जैसे भी मैं जीऊं, काम करना करूं, नहीं करना ना करूं, सड़कों पे मैं भीख मांगू, जो भी करूं, बट हो वो मेरे हिसाब से। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, बिकॉज मेरे को चलने की लर्निंग जो है फिर से लेनी पड़ रही थी जी, क्योंकि चलना नहीं आता था मुझे, और बहुत बड़ा सपना था अनुराग जी कि मैं चल पाऊं दोबारा से। लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं यार आप? उस लाइन पे जाने, लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट पास करेंगे, वो तो आज तक होता है, आज तक हो रहा है। कपड़े कैसे डाले हुए हैं, बुढ़ापे के अंदर इसको शौक चढ़ा है, कौन सा कीड़ा काट गया। ट्रोलिंग की बात की जाए तो पैर कब्र में लटके हैं, राम का नाम नहीं ले रहा, ये लच्चरपंथी भारतीय कल्चर को खराब कर रहे हो, जीन्स डाल के, फटे कपड़े डाल के। चढ़ी जवानी बूढ़े नू है। हाँ ठीक है, चढ़ी जवानी बूढ़े नू, व्हाई नॉट। मुझे एयरपोर्ट पे चंडीगढ़ पे एक इंसान मिला, 35-36 साल का हो गया, और मेरे पैरों में गिर के रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आपकी वजह से मेरा जीवन बचा है। मैं सुसाइड करने वाला था जब मैंने आपका वीडियो देखा, एंड मैंने उस वीडियो में बोला था कि भाई, पहले जिंदगी में बहुत सारे लोग थे दिनेश मोहन के जी, अब कितने लोग बचे हैं? दोस्तों, कहते हैं कि कारनामा करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इंडियन परसेप्शन में अगर इंसान की 60 साल की उम्र की बात की जाए तो जिंदगी को खत्म मान लिया जाता है। 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद उसे लगता है कि अरे अब तो मैं रिटायर हो गया, अब मैं क्या करूंगा जिंदगी में। वो तनाव में रहने लगता है, और ये तनाव उसके शरीर को तमाम बीमारियों का घर बना देता है। एक तो ये परसेप्शन। दूसरा ये कि भाई आजकल इंसान की औसत उम्र ही 60 साल है। अगर 60 के ऊपर आप जी गए तो ये बोनस है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन मेंटालिटी में ये परसेप्शन है। लेकिन उस इंसान का क्या कीजिएगा जिसने कारनामा ही 60 साल की उम्र में किया हो, जिसकी जिंदगी ही 60 साल की उम्र से शुरू हुई हो, जिसके सपनों को ही पंख तब मिले हों जब उसकी उम्र 60 साल की रही हो। और ये आसान नहीं है। आज आपकी मुलाकात करवाता हूं जिंदगी में ऐसा ही कारनामा करने वाले दिनेश मोहन जी से। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। धन्यवाद। एंड इट्स माय प्रिविलेज टू हैव यू इन माय कार। नो, माय प्रिविलेज आल्सो। एंड इतना आपने बढ़िया मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक बहुत फन वे में उसको लेने वाला था कि अब रुलाएगा क्या पगले। नहीं सर, बट मैंने इसीलिए कहा कि ये आसान नहीं था। हम जब कह देते हैं कि 60 साल में जिंदगी शुरू हुई, सपनों को पंख 60 साल में मिले, तो लगता है अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी। लेकिन आपका वो 40 से 60 का वक्फा, जी, जो नहीं जानते जी, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक आदमी जो सालों डिप्रेशन में रहा हो, अपने कमरे से बाहर ना निकला हो, बिस्तर से पैर नीचे ना रखा हो, वो आज माशाल्लाह ऐसा दिखता है, जो कि आप हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे। जी, सही बात है दिनेश जी, इंसान की जिंदगी 3 हिस्सों में बटी होती है। मेरा नाम जोकर फिल्म आपने देखी होगी। पहला हिस्सा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा है जी। लेकिन जब मैं आपकी जिंदगी को देखता हूं तो वो भी 3 हिस्सों में बटी है, लेकिन एक बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक, जी, एक 40 से 60 तक, और एक 60 से ऑनवर्ड्स। जी, जी। तो चलिए 40 से 60 की बात बाद में करेंगे, जी। पहले बचपन की बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपके कोई इंटरव्यूज नहीं देखे,
क्या हुआ कि अचानक से कई साल पहले, जी कोई 6-7 साल पहले, अब मेरे ख्याल से आप 66 हैं। हाँ जी, मैं 66 साल जी के। 66 यस। कई साल पहले अचानक से मैंने देखा कि मोबाइल पर आपके फोटोज आने लगे और ये हुआ कि भाई देखिए 60 की उम्र में एक इंसान मॉडलिंग कर रहा है, कितना डैशिंग लग सकता है। उसके बाद मैंने आपको फिल्म सांड की आंख में देखा जी है, आपका राजा का रोल जी था। जी एंड देन आई केम टू नो कि दिस पर्सन इज कॉल्ड दिनेश मोहन, ही इज अ मॉडल, ये वो। फिर आपके बारे में क्योंकि लोगों ने आपको नोटिफाई किया तो आपके इंटरव्यूज किए, तो जो भी थोड़े बहुत इंटरव्यू मैंने देखे उसमें मैंने देखा कि दिनेश मोहन जी की जिंदगी आसान नहीं थी जी। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में मैंने बचपन के बारे में नहीं सुना, नहीं देखा। आपने बताया होगा तो शायद मैं वो इंटरव्यू मिस कर गया। जी दिनेश मोहन जी का बचपन कैसा बीता, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं? जी, मैं हरियाणा के एक शहर रोहतक का जन्म है मेरा। अच्छा। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पार्टीशन के टाइम इस तरफ आए पाकिस्तान से जी। और रोहतक में मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे। अच्छा। और मेरे मदर जो हैं वो जब मैरिज हुई तो शी वाज अनएजुकेटेड काइंड ऑफ। अच्छा। तो मेरे फादर ने श्योर किया कि छोटी उम्र में शादी हो गई है, शी वाज हार्डली 16 एट दैट टाइम। हाँ हाँ। ये चीज़ बहुत कॉमन थी। तो उनको उनका कॉलेज जो है वो कंप्लीट करवाया। हाँ। और फिर उनको भी इंग्लिश लिटरेचर में एमए करवाई, बीए बीएड करवाई, जो कि वो जो छोटा सा शहर था रोहतक, हाँ। हरियाणा का एक उन दिनों में बहुत बैकवर्ड था। तो वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा था कि ये आदमी जो है अपनी बीवी को और पढ़ा रहा है। हाँ जी, ऑस्ट्रेसाइजेशन जिसको कहते हैं, अड़ोस पड़ोस में मजाक भी बहुत उड़ा। तो वो चीज़ जो है ना एक मेरे खून में शुरू से थी कि हाँ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए लोगों के बारे में जो करना है। और क्योंकि एजुकेशनिस्ट थे दोनों मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर भी पढ़ाने लग गए और फिर प्रिंसिपल बन गए बहुत जल्दी है। तो उनको ये था कि हम बिजनेस नहीं दे सकते आप लोगों को बना के, ठीक है, और आप सिर्फ नौकरी कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट करना है। जो कि उन दिनों बहुत ऑर्गेनिकली ही मिलती थी आपको। उन दिनों वो सिफारिश का दौर नहीं है। आई विश के सब लोगों ने वो दौर देखा होता जब हमारे पास टेलीफोन्स नहीं थे और टीवी नहीं थे और गाड़ियां नहीं थी। सब लोग जो है वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ही या मेहनत के बेसिस पे आगे बढ़ते थे जी। तो बहुत पढ़ाकू था मैं। अच्छा। एकदम मतलब मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा हुआ था कि ये पढ़ाकू, रट्टू, तोता या जो भी कहते हैं जिसको। अच्छा, क्योंकि एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। मैं ऑलवेज स्टूड फर्स्ट एवरीवेयर। बट उसके साथ साथ ना एक इंट्रोवर्टिश टिंज जो है ना वो मेरे अंदर, शाय, शर्मिला, हाँ जी, शुरू से ही था। मैं इतना मिक्सअप नहीं करता था और मेरे को लगता था बचपन से ही एक ये चीज थी मेरे दिमाग में कि शायद मेरे एस्थेटिक्स जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरी सोच जो है ना वो मुझसे बहुत आगे भागती थी। ओके। तो मैं बहुत बचपन से ही ट्रैवल करने के सपने देखता था, हिल्स में जाने के, सी बीच पे जाने के और फ्लाइट पकड़ने के। हालांकि उन दिनों फ्लाइट पकड़ना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता था। हवाई जहाज सिर्फ आसमान में उड़ता दिखते थे जी, या पिक्चरों में देखते थे, पिक्चरों में सुनहरे पर्दे पे। हाँ। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक लाइफ, कोई लग्जरी नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस सिंपल से पेरेंट्स, एजुकेटेड, सिंपल सी उनकी संस्कारी एक अपब्रिंगिंग के, किताबें आ रही है घर में, मैगजीन्स आ रही है, उनको पढ़ रहे हैं, और छोटा सा फ्रेंड सर्कल। और मेरा वो भी नहीं था बिकॉज मैं बहुत इंट्रोवर्टिश था। तो इसी तरह से करते 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 जो है वो मैट्रिक होता था हमारे टाइम में। उसके बाद जिसको हाई स्कूल कहते हैं। हाई स्कूल कहते हैं। फिर कॉलेज में आ गए, उन दिनों प्रेप कहते थे उसको, अब वो +1 +2 हो गया जी। और फिर उसके बाद मैंने बीए किया इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑनर्स में, और आई वेंट इन फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इंग्लिश लिटरेचर में। क्योंकि हमारे फादर कहते थे भाई इसी में मैं गाइड कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से। क्योंकि ही वाज अ वेरी वेल नोन प्रोफेसर जिन्होंने बुक्स भी लिखी थी, प्रोफेसर MM शर्मा, लेट प्रोफेसर MM शर्मा। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, चलो इजी है, मैं अपना जो मैंने करना है करूँगा, नोट्स वगैरह वो दे देंगे, मैं पढ़ के मुझे पास होना है, फर्स्ट आना है। तो इस तरह से मेरा स्टूडेंट लाइफ और बचपन जो है अब एक सिंगुलर जिसे कहते हैं फोकस्ड एकदम मकसद, बिल्कुल पढ़ना है, लिखना है और नौकरी करनी है, जॉब करनी है लाइफ में। जॉब में कैसे आए दिनेश जी फिर आप? जी, मैं बस ऐसे वो हरियाणा गवर्नमेंट में निकली हुई थी कॉलेज लेक्चरर की, और क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे तो यूजीसी की तरफ से हो गया था कि 55% मार्क्स होने चाहिए, ये वो जो भी कंडीशन है। तो मैं खुद सच बताऊं तो मैं टीचिंग में नहीं आना चाहता था खुद। अच्छा। बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी जो है ना इंट्रोवर्टिश होते हुए भी फ्लेम्बॉयंट थी। मैं जीन्स डालना, टी शर्ट डालना, जो उन दिनों हरियाणा के छोटे शहरों में
नहीं था। हाँ, मगर मेरे फादर ने कहा कि इजी जॉब है, तू मस्त मौला है, हाँ, और कर ले तो पेंशन आती रहेगी, आराम से अपना जीवन बिताइयो, हाँ, तेरी शादी कर देंगे किसी और लेक्चरर से हाँ, तो बढ़िया रहेगा, जैसे हमारी कट रही है वैसे तेरी कट जाएगी। हाँ? कट जाएगी। तो ये स्कीम मुझे उन दिनों पसंद आ पसंद गई, आई। हाँ। और मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाने लग गया। ये किस एज ग्रुप में थे तब आप? मैं अभी मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से तो मेरी एज छोटी लिखवाई हुई थी मेरे अच्छा। फादर ने, बिकॉज उनको लगता था लंबी सरकारी नौकरी में बाद में रिटायर हो गए, तो 1 साल कम लिखवाई हुई थी। ठीक है। तो सर्टिफिकेट पे 20 साल का था और वैसे 21 साल का था, और मैं जाट कॉलेज हिसार एक जगह है, हाँ, लोकल एकदम कॉलेज है, हाँ, तो उसमें मैं पढ़ाने लग गया। तो जो स्टूडेंट है वो भी मेरे से बड़ी उम्र के होते थे, और अच्छा। मैं लगता था ऐसे अंग्रेज सा, और इंग्लिश लिटरेचर तो वो हरियाणवी में गाली दे देते थे, उन्हें पता नहीं था कि ठेठ हरियाणवी है, तो मैं उनको डबल गाली देता था हरियाणवी में। हाँ। तब उन्हें पता चलता था कि ये तो अपना ही आदमी है, ये अंग्रेज हरियाणवी है। नौकरी दिनेश जी कितने साल की आपने? मैं लेक्चरर रहा कॉलेज के अंदर, और फिर मुझे लगा कि हाँ टीचिंग जो है ना वो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद थी, बट मेरे को लगा कि नहीं कुछ और लाइफ में किया जाए। तो फिर टीचिंग की एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती है गवर्नमेंट में ना, आप दफ्तर में पोस्टिंग ले सकते हो, यू कैन बिकम एन ऑफिसर, एंड आप कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की मैनेजमेंट जो है उनकी ट्रांसफर्स अपॉइंटमेंट्स ये वो सब देख सकते हो। तो मैं फिर जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर मैं आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर देयर। कोई सोच भी नहीं सकता दिनेश जी कि स्कूल में पढ़ाने वाला, प्रोफेसर हो जाने वाला एक व्यक्ति आज फिल्मों में एक्टर बन गया, मॉडल बन गया। जी। चलिए ये भी सोचना आसान है, खूब ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं कि कोई टीचर था और बाद में हीरो बन गया। लेकिन ये जो बीच का वक्फा है ना, जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है, जो सबसे ज्यादा आपके लिए डिप्रेसिंग था और दुनिया के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है, मैं अब उसके बारे में बात करूंगा। 40 साल की उम्र आते आते तक आपकी जिंदगी बदल चुकी थी। जी। मैंने कुछ तस्वीरें देखी और हम यहाँ पर भी दिखाएंगे वो तस्वीरें कि आप मोटे थे लिटरली जी, और आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे जी। क्या हुआ था जिंदगी में? जो जिंदगी देखिए, शनि की 7.5 राहु केतु सबकी जिंदगी में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप 1 दशक तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले? जी। आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरे, आप डिप्रेशन में आ गए। जी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे इंसान के साथ मैं बैठा हूं जिसने कई सालों तक डिप्रेशन झेला है। जी हाँ, मतलब कुछ जीवन में कई बार आप क्या होता है, कुछ निर्णय आप लेते हैं, वो ये सोच के आपके माँ बाप आपके लिए लेते हैं, ये सोच के लिया जाता है कि ये अच्छा रहेगा, मगर क्या है कि जो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, हाँ। वो कई बार आपको बहुत टेढ़े रास्तों से गुजार के वहां तक लेके जाता है। तो जब मेरे साथ जो है सिचुएशंस नेगेटिव होने लगी, सर्कमस्टांसेस नेगेटिव होने लगे, और जैसे मैंने कहा मैं बहुत इंट्रोवर्टिश था, मस्त मौला था जी। ये होते हुए मुझे बिल्कुल भी जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बात की बिल्कुल पहचान थी नहीं जी। और कोशिश करता रहा मैं कि मैं शायद सिचुएशन को अपने हिसाब से ठीक कर लूं, स्ट्रगल करता रहा, कॉम्प्रोमाइज करता रहा, एडजस्ट करता रहा जी। और उसी जद्दोजहद में मेरे 10-12 साल जो है वो निकल गए। बट फाइनली मैंने ये रियलाइज किया कि आप अपने आप को बदल सकते हो, मगर आप दूसरे इंसान को जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, आप उनको बदलने का जो आप कई बार कोशिश करते हैं कि शायद मेरी आवाज इनके कानों तक पहुंच जाए, वो आप आवाज निकाल सकते हो, मगर उनको समझ आए या ना आए इसकी गारंटी आप ले नहीं सकते। तो जब मुझे लगा कि मेरी आवाज जो है वो बहरे कानों पे पड़ रही है और मेरे जीवन को मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ उस तरह से कोई देख नहीं रहा, और तो मेरे अंदर एक मतलब अवसाद गिरने लगा। जी, एक मतलब ऐसी फीलिंग आ गई कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, यू नो, अराउंड 40 कहते हैं कि आप उस थ्रेशोल्ड से गुजरते हैं। वो सब कहानियां लगती थी पहले मुझे जी। जब ये मेरे साथ होने लगा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं छोटी छोटी चीजों में मैं सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढ रहा हूँ, मांग रहा हूँ, मगर बाकी लोगों को जो भी मेरे लाइफ में थे उनको वो देने में भी दिक्कत हो रही है मुझे, बिकॉज आप आदत डाल देते हो। क्या ना, अगर आप मेरे फ्रेंड भी हैं या दोस्त हैं या बड़े भाई हैं या मेरे फादर भी हैं, हर किसी को यहाँ दूसरे इंसान को अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉइट करना है। exactly. और आप उतना ही एक्सप्लॉइट होते हो जितना आप दूसरे को करने देते हो। और मैं बहुत गिविंग
और काइंड हार्टेड और इनोसेंट टाइप का। मतलब मैंने कोशिश किया कि मेरी इनोसेंस अब तक जो है वो मेंटेन्ड रहे जी। और मैं सब लोगों को बहुत खुले दिल से और प्यार से मिलता हूँ। मगर आप कब तक जो है दूसरों के हिसाब से करते जाएंगे? एक दिन आप पाएंगे कि मैं तो खत्म ही हो गया। सो इट वाज अ टिपिकल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस, डूइंग फॉर अदर्स एंड देन थिंकिंग कि व्हाट, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे को मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे कोई इंसान तक नहीं समझता। हाँ। कि इसका क्या है, तो कर देगा। हाँ। ठीक है, ये काम कर देना भाई, हमारे आने तक ये करके रखना जी। एंड आप सोचते हो कि यार अब क्या करें। हाँ। करना है आपको, दिल से करना है, और दूसरों को हो जाता है टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ। तो वो वाली स्थिति आई और बहुत बहुत उसके साथ लगातार जो है वो ऐसे सरकमस्टांसेस पे सरकमस्टांसेस बनते गए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जी। मगर लाइफ में उस स्टेज पे मुझे लाइफ और डेथ इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ना ही मेरी उस तरफ कोई जानने की कोई इच्छा थी। मगर देन आई लॉस्ट समबडी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो वेरी डियर टू मी एंड एकदम से झटका लगा कि जीवन और मृत्यु और ये सब क्या है। और दिमाग जो है वो जिसे कहते हैं मतलब एकदम से सुन्न हो जाता है, सुन्न हो गया। बिकॉज कभी सोचा नहीं था हाँ। कि ये भी हो सकता है। अगर मैं आपके साथ एक गहरे रिश्ते में हूँ, मैं ये कहूंगा तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। उससे हम मीनिंग लेते हैं कि ठीक है दूसरे शहर में चले गए, रिश्ता तोड़ के चले गए, ये वो व्हाटएवर। हर रिश्ता जो है यहाँ पे टूटना है। हाँ। मगर आप ये नहीं सोचते कि ये इंसान मर जाएगा जी, और आपका रिश्ता जो है इस तरह से खत्म हो जाएगा। यानी जिंदगी में जो लास्ट होप थी, जब वो भी आपकी टूट गई। यस, आई लॉस्ट दैट। जब वो भी आपकी टूट गई तो आप भी टूट गए सैडली। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रिश्ते को डिफाइन नहीं करूंगा। हाँ। किसी भी रिश्ते को डिफाइन करो तो उसमें वो वैल्यू नहीं रहती है। हाँ। आपने मूवीज भी देखी हुई है, बागबान देखी हुई है, बहुत सी पिक्चरें देखी हुई हैं। मैं सिर्फ ब्लड रिलेशंस की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपकी सोल फैमिली है। हाँ। और वो आपके ब्लड फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं यही बोलने वाला था। और आपका साथ वो निभा जाते हैं जहां आपके अपने साथ नहीं दे पाते। तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके का था, इस टाइप का था रिलेशन। मतलब हाँ, मतलब देयर वाज समबडी हु वाज एक मतलब सन फिगर में, या सन मैं डिफाइन करना ही नहीं चाहूंगा बिकॉज़ ठीक है, ये सब बात की फिर उसी जोन में चले जाते हैं। हाँ, और उसका कोई फायदा भी नहीं है, वो बेमाना है। मेरा और उसका रिश्ता क्या था वो मैं उस टॉपिक पे मैं जाना ही नहीं चाहता बिल्कुल, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं आएगा, कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। वो बेटा भी था, बाप भी था, दोस्त भी था, भाई भी था, सब कुछ था। एक उम्मीद होती है कि हाँ अब जीवन में आपको अब नदियां के आप पार हो जाएंगे। हाँ। तो वो नहीं हो सका सैडली, क्योंकि सब अपनी लिखवा के आते हैं और कट शॉर्ट हो गया वो जर्नी। हाँ। और मुझे उस टाइम नहीं समझ आया कि प्लान क्या है, स्कीम क्या, और मैं बिल्कुल बिखर के रह गया टोटली। और जिन लोगों ने जीवन में सोचा ही हुआ था कि इसको पागल का टैग देना ही है, उनको और रीइंफोर्समेंट मिल गई कि देखा हम कहते थे ना ये वो करके। ये तो है ही पागल। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी मुझे अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टांसेस से और जो भी मेरे लोग हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाना। ठीक है। बिकॉज मैं समझा नहीं पाऊंगा, किसी को समझ आएगा नहीं, और ज्यादा मुझे दुख होगा। सो मैंने जॉब छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया। सरकारी जॉब छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़। यानी पापा ने जो पेंशन का ख्वाब देखा था या दिखाया था? नहीं, इतनी सैनिटी थी मेरे में कि पेंशन लग चुकी थी मेरी। अच्छा, वो आपने जॉब छोड़ दिया? खराब हो चुका था, पर इतना भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही सोचूंगा नहीं। और या अब मैं इसको मजाक में कह रहा हूँ, बट फॉर्चुनेटली उस वक्त मैं पेंशनेबल पोजीशन में था। मुझे 20 साल हो चुके थे जॉब करते हुए, और 20 साल में पेंशन लग जाती है, और बिल्कुल मामूली सी पेंशन लगी, बट आई डिडंट केयर। और मैं वो सब छोड़ के, और मेरी सिस्टर गुड़गांव में है, अच्छा, उनके पास में आ गया कि मैं नहीं फाइट नहीं कर पा रहा अकेले। एंड शी वेलकम्ड मी बिकॉज बहुत हमारा गहरा प्यार था और अभी भी है। और मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो पहले मेरे मित्र थे और फिर बाद में वो मेरे रिश्तेदार बने। हाँ, अच्छा। तो दे वेलकम मी, और उन्होंने बोला आपका घर है, आप हमारे घर के बड़े हो, और आप आओ रहो। मगर जब मुझे एक कंफर्ट जोन मिल गया अनुराग जी, तो मैं बीमार पड़ गया। बिकॉज जब मैं रुका जीवन में और मैंने देखा कि नुकसान क्या हुआ, पहले तो मैं भाग रहा था, पीछे तूफान है, आंधी है, मैं भाग रहा हूँ अंधाधुंध, कहीं पहुंचना है मुझे। जब मैं पहुंच गया, वो आंधी निकल गई, शेल्टर मिल गया, जब आप शेल्टर मिल गया, तो मैंने देखा कि चोट कहाँ लगी है। और चोटें देख करके आप डिमोरलाइज हो गए? टोटली डिमोरलाइज तो कोई शब्द नहीं है। मुझे लगा जीवन खत्म, कुछ है ही नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है अपना, जिसे लोग अपना कहते हैं, जिसके पीछे सब जद्दोजहद होती है। उनमें से एक भी पॉइंट को मैं टिक नहीं कर पा रहा कि हाँ, घर नो, गाड़ी नो, हाउस नो, फैमिली नो, जॉब नो, मनी नो,
ओह माय गॉड। सो एट दैट एज आप, इसका मतलब आप जीरो हो गए, समाज में भी और अपनी नजर में भी। एग्जैक्टली। तो उस सिचुएशन से मुझे फिर मैं बीमार से बीमार पड़ता ही गया। और ये कितने साल आप इस कंडीशन में रहे, डिप्रेशन की सिचुएशन में रहे? देखिए वो अंदर अंदर तो स्टार्ट हो चुका था जब हाँ। मेरी मेंटल स्ट्रगल जो है अपने सर्कमस्टांसेस के साथ स्टार्ट हुई। बट अगर उसको कहें कि मैंने ट्रीटमेंट कितने देर लिया या कितनी देर सफर किया, दैट वाज एग्जैक्टली फॉर 8 to 9 years। 8 to 9 पर years। मुझे निकलने में 12-14 साल उसमें से लग 12 गए। से 14 साल लगे। वेट लॉस करना वो सब, और जो भी मुझे एलिमेंट्स थी फिजिकल मेंटल, उनसे निकलते हुए मुझे इतना समय लग गया कि मैं कह सकूं कि अब मैं ठीक हूँ। कितना वेट हो गया था आपका दिनेश? मेरा 135 किलो सर। 135 किलो। यस। इतना वेट अगर नॉर्मल आदमी का हो जाए तो वह वैसे बीमारियों का घर बन जाता है। नॉर्मल आदमी का हो जाए, मेरा ख्याल है अगर वो सारा फैट निकाला जाए तो 2 बच्चे और खड़े हो जाए उसमें से। सही कह रहे हैं आप। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कई लोग आपकी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी, ये आजकल बहुत कॉमन फैक्टर्स हो गए इंसान के अंदर। जो आपने कहा कि आपको सुनने वाला कोई नहीं था, हर इंसान की जिंदगी में यही शिकायत है कि वो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, बोलता है, उसे लोग सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते ही नहीं है। बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप डिप्रेशन में गए तो सही, लेकिन आप वापस सिर्फ इसलिए आ पाए क्योंकि आप आना चाहते थे। जी, और आप ये बात मतलब जरा 1 मिनट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि मैं उस इरा से हूँ जब डिप्रेशन नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था। यस। अगर करता होगा तो सिर्फ मेडिकल जर्नल्स में या डॉक्टरों के दिमाग में। नॉर्मल पब्लिक जो है उसको पता भी नहीं था, इस बारे में बात भी नहीं होती थी और किसी को नॉलेज भी नहीं था। उसको सीधा सीधा पागलपन से जोड़ा जाता था। डिप्रेशन शब्द सुना भी नहीं होता। पागल, नीम पागल, इस तरह की सारी टर्म्स होती थी। तो अगर आप ये कह भी दें कि यार मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इलाज की जरूरत है, तो आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं अपने आप को और आप दिक्कत में डाल रहे हैं। आपको इंटरप्ट करके एक चीज याद दिलाता हूँ। हमारे जमाने में हमारे पिता अगर डिप्रेशन में जा रहे होते थे तो तब का एक चुटकुला बड़ा फेमस है कि मेरे पापा ने मेरे दादाजी से कहा कि पापा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दादाजी बोले कि ठीक है, लेकिन रात को 10:30 बजे से पहले वापस आ जाना। जी। तो डिप्रेशन के मायने ये होते जी, बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं था डिप्रेशन होती क्या चीज है। सुना ही नहीं था, बिल्कुल भी बात ही नहीं थी। तो उतना ही दिक्कत था समझने का कि ठीक है, सिर में दर्द हुई, कोई कारण होगा, हाथ पैर सूज गए, कोई कारण होगा, मगर आपका दिमाग जो है वो खुश क्यों नहीं हो पा रहा, आपको खुश क्यों नहीं होने दे रहा। आप अभी ठीक बैठे हैं, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और फिर अपने कमरे में जाके आप फूट फूट के रो रहे हैं। तो ये चीज समझ नहीं आती थी कि क्या हो गया। तो एक और ही तरह का स्ट्रगल है, बिकॉज देयर वाज नो सपोर्ट ग्रुप, देयर वाज नो एग्जांपल्स, फोन नहीं था, गूगल नहीं था जिसपे आप चेक कर सके सिर में दर्द है क्या हुआ। अब तो कोई भी बीमारी हो लोग गूगल कर लेते हैं। हाँ। तो वो वाली सारी दिक्कतें जो है वो, और भी आप अपने जाल में उलझते जाते हो, आप शर्मिंदा हो जाते हो खुद से। हाँ। आप किसी से बात नहीं करना चाहते कि यार ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, इतनी दिक्कतें हैं, ये भी हो गई। और मेंटल के बाद जब वो फिजिकली मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, जी, रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, तो आप टूटते हो बुरी तरह से कि चक्कर आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो गए, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, जी, वेट की वजह से इतनी दिक्कतें बढ़ गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, मुझे सोराइसिस हो गया जिससे मैं आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। थैंक गॉड इट इज कंटेन्ड नाउ, बिकॉज सब कुछ दिमाग से है। जी जी। तो एक अच्छा भला हंसता खेलता तंदुरुस्त गुड लुकिंग इंसान, उसकी सारी जवानी जो है वो इसी स्ट्रगल में और इसी में निकल गई और पता भी नहीं पड़ा। अब तो एक सपने जैसा लगता है अनुराग जी, ऐसे लगता है कि हाँ पता नहीं वो टाइम था भी या नहीं, बिकॉज आपका दिमाग डिलीट कर देता है। आपको लगता है कि वो किसी और जन्म की कहानी थी, किसी और जन्म की, किसी और की बात हो रही है। वो मेरा था ही नहीं, मैं तो ये हूँ जो हूँ। बट समय लग गया मुझे। बट लेकिन वाकई में दिनेश जी, अगर आपकी कहानी को मैं देखता हूँ तो एक ट्रांजिशन है आपकी लाइफ में। जैसा आपने कहा ना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वही इंसान है। मैंने शुरू में भी ये कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आप वही इंसान हैं। जी। आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते थे और आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। जी। उसके बाद की लाइफ, जी, ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड के लोग या फैशन वर्ल्ड के लोग दिनेश मोहन का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, कि भाई दिनेश जी इस डिप्रेशन के कमरे से बाहर। दिनेश मोहन तो खुद भी दिनेश मोहन का इंतजार नहीं कर रहा था। कोई और क्या करेगा, मेरा पता ही नहीं था दिनेश मोहन है कौन। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, पता कब चला कि दिनेश मोहन कौन है? देखिए, पता तो मुझे जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे इस सबसे निकलना है, और आई मतलब एक बर्निंग डिजायर मेरे अंदर आ गया टू रिक्लेम माई लाइफ। होता है ना, मेरा हक छीन लिया गया,
मेरी मेरे बात साथ नहीं सुनी गई। तो मुझे अपना हक वापस चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का पैसा, या ये कि मुझे अपने जीवन में जगह, मुझे अपना जीवन ही वापस लेना था। तो उसी जज्बे ने मेरे को इतना बुरी तरह से घेर लिया कि दिन रात मुझे होता था कि यार सारे इनजस्टिस मैं सह लूंगा, मगर मेरा जीवन जो है वो किसी और के हिसाब से हो गया, ये इनजस्टिस मैं नहीं सहूंगा। मुझे अपना जीवन, चाहे मैं कुछ ना करूं, जैसे भी मैं जीऊं, काम करना करूं, नहीं करना ना करूं, सड़कों पे मैं भीख मांगू, जो भी करूं, बट हो वो मेरे हिसाब से, मजबूरी में ना हो। तो ये एक जज्बे ने मुझे घेरा। तो मैंने डाइट की, अच्छा, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिवली लिया, काउंसलिंग ली। अगर कोई भी मिलता था, जैसे आप मिले, मैं खुल के बोल देता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप बताइए कुछ, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते। तो बहुत से लोगों ने फिर से टैग दिया, पागल है, बेवकूफ है, या वो अपने पैरों पे खुद को लाड़ी मारी, कौन छोड़ता है सरकारी नौकरी, कौन करता है ये, कौन वो। बट मेरे को ये जज्बा था कि नहीं, मुझे करना है। तो 8-9 महीने में ही वेट लॉस कर लिया मैंने। अच्छा। और मैं 74 केजीज पे आ गया। आज मैं 81 केजीज हूँ। हाँ जी। और एकदम हड्डियों का ढांचा। एंड फिर लगा कि यार ये एक्सेसिव हो गया। फिर जिम ज्वाइन किया, ताकि थोड़ा मसल वेट आए, थोड़ा बॉडी में जो है वो ठीक से लगे कि हाँ फर्मनेस आए बॉडी में। तो अब आज सबके सामने हूँ, देख लीजिए। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जी सबसे पहला मौका कैसे मिला? मॉडलिंग में मिला, फिल्म में मिला? एग्जैक्टली आपने वो बात जो बोली कि कोई आपके इंतजार नहीं कर रहा था जी। कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होता, बट समय कई बार जो है ना वो आपको दस्तक वो आपका इंतजार कर रहा होता है। हाँ। क्योंकि जीवन में आप जो करने आए हैं वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, बिकॉज मेरे को चलने की लर्निंग जो है फिर से लेनी पड़ रही थी जी, क्योंकि चलना नहीं आता था मुझे। और बहुत बड़ा सपना था अनुराग जी कि मैं चल पाऊं दोबारा से, यहाँ से उठ के वहां जा पाऊं, मार्केट जा पाऊं, मॉल में जा पाऊं, विच वाज अ ह्यूज ड्रीम, फैंटेसी, इम्पॉसिबल ड्रीम। तो फिजियोथेरेपी ले रहा था, तो उसके फादर कहीं से मॉडलिंग एजेंसी से कनेक्टेड थे दिल्ली में। अच्छा। और घर में कोई बात हुई होगी कि एक शूट के लिए हमें इस एज ग्रुप का एक बंदा चाहिए, और मेरी एज ग्रुप का मॉडल कोई दुनिया में किसी ने सुना नहीं सुना। हाँ। तो उसने आके मुझे कहा कि मैंने आपकी फेसबुक प्रोफाइल उनको दिखाई है और उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, दैट्स इन्वेजन ऑफ माय प्राइवेसी। क्योंकि मैं बहुत डिफेंसिव था। बहुत डिफेंस, सारे दरवाजे बंद थे मेरे, तब भी किसी को मतलब नॉक भी नहीं करने देता। मैं कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरा फिजियो, तूने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लीक किया, मैं ये कर दूंगा वो। अच्छा। ही सेड लिसन मैन, इट्स नॉट, मतलब इतना बड़ा कुछ पाप नहीं हो गया। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। और उन्होंने बोला है कि और जेन्युइन है बिल्कुल कि शूट के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है जी, तो आप एक बार अपनी फोटो जो है ना मेरे को खींचने दो। तो ही टुक माय फोटोग्राफ, गिव इट टू हिज फादर। उन्होंने वो एजेंसी में दी। फिर वो एजेंसी वाले जो है वो मेरे पीछे पड़ गए और मैं जाना नहीं चाहता था ऑडिशन के लिए। बट देन अगेन माय ब्रदर इन लॉ सेड नो, यू हैव टू गो। अच्छा। कुछ तो ट्राई करो, लाइफ में घूमते रहते हो। तब तक मैं मॉल में घूम रहा था, चाय कॉफी पी रहा था, कपड़े वपड़े शॉपिंग। जो नहीं किया था वो अंदर का बच्चा जो है, जवान बच्चा, वो एकदम से जाग गया था क्योंकि आप बीमारी से भी लड़के बाहर आ चुके थे। तो मुझे लगता था कि जो सिंपल एक्टिविटीज है, मॉल में जाना, कॉफी पीना, ये तो मैं करूंगा ही भाई, क्योंकि जीवन अपना रिक्लेम किया। ठीक है, मैं जॉब नहीं कर रहा, ना कर सकता हूँ, ना करना चाहता हूँ। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। मैं सॉर्टेड, क्या ठीक है, मैं ऐसे फकीरों वाली लाइफ ठीक है। तो मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे जबरदस्ती बिठा के ले गया और ऑडिशन के लिए ले गया। एंड यकीन मानिए अनुराग जी, जब मुझे सब लोगों के सामने उन्होंने एक स्पॉटलाइट बनाया हुआ था, उस पर खड़ा किया, तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि वो जो व्हाइट लाइट हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जब वो लाइट ऊपर से ऑन हुई, I had a switch over to a new birth. अच्छा. Right when that light was switched on, it was a message from God. लोग माने या ना माने. अच्छा. तो मुझे लगा कि यार यहाँ try to give your best. So उन्होंने जो expressions कहे, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था एक्टिंग का, कैमरा एंगल्स का, किसी भी, कभी भी नहीं। केवल एक स्टाइलिश दिनेश मोहन था जो आपने बताया रोहतक में जीन्स पहन लेता था, टी शर्ट पहन लेता था, अपने हिसाब से, बस उतना ही हीरो था आपके अंदर, अपने हिसाब से। तो बस वो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे साइन कर लिया। एंड यू नो I started shooting with them, and that agency gave me a lot of shoots, lot of work I did with them, and अच्छा गया, वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला। और वायरल हो गया, जो आजकल टर्म है, वायरल हो जाना। बहुत जल्दी वायरल हो गया, क्योंकि ऐसा बूढ़ा जो है, ऐसा बुढ़ा दुनिया ने देखा ही नहीं था, इंडिया में तो नहीं देखा था कम से कम। ओके। तो बस वो फिर वहां से, एंड मैं बहुत पैशनेट था, हार्डवर्क से घबराया नहीं,
और मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था अनुराग जी कि यहाँ मेरी कोई ट्रेनिंग है नहीं। अगर मैंने सक्सेसफुल होना है तो मुझे ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत कीन रखनी है कि सेट के ऊपर क्या हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कैमरा एंगल कहाँ से आएगा, लाइट कहाँ से आएगी, किसका क्या रोल है, एज एन एक्टर आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप अपने छोटे छोटे इनपुट डालोगे तो ज्यादा नोटिस में आओगे। तो मुझे जो करने को कहते थे डायरेक्टर, तो आई वुड पुट इन माई ओन थिंग्स, यू नो, लाइक बटन को ऐसे कर लिया, बालों को ऐसे कर लिया बोलते हुए, या कुछ ऐसा एक्शन कर दिया अपनी तरफ से। तो एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दिस गाय इज मे बी नॉट अ गुड एक्टर बट सिंसियर है। यू आर अ गुड एक्टर सर, मैंने तो आपकी फिल्में देखी हैं और शानदार। आप खैर एक मेल मॉडल के तौर पर तो इंस्पिरेशन हैं ही कई जवानों के जो बहुत जल्दी बुढ़े होकर आपके जैसे दिखना चाहते हैं, लेकिन फिल्मों में भी कितनी फिल्में अब तक दिनेश जी आप कर चुके? मैंने एक बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल किया था एज अ फर्स्ट रोल। एक पिक्चर आई थी वीरे दी वेडिंग। अच्छा। सोनम कपूर जी जी। बट बहुत वेरी इनसिग्निफिकेंट रोल। अच्छा। एंड आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि ठीक है यार, पता तो वो फिल्में क्या होती हैं, अगर आप एक्टर मॉडल हो तो हो सकता है कल को आप उस डायरेक्शन में चले जाएं जी। और बस उसके बाद मुझे फिर भारत जो है वो ऑफर हुआ। अच्छा। सलमान खान जी का, विच वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं एक्टिंग क्या है, सेट क्या है, ह्यूज मूवीज, ह्यूज सेटअप। पहली बारी मैंने देखा सेट पे हेलीकॉप्टर में लोग आते जाते हुए, एंड यू नो वेटिंग एरियाज इतने बड़े बड़े, एंड इतने बड़े बड़े कैमरा। और मेरा जो है वो सोलो शॉट था हीरो के साथ, और बहुत बड़ा ह्यूज कैमरा था। These are all learning experience, you know। वो जब जूम इन मेरे फेस पे किया तो मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, मुझे डर लगा कि अब ये मेरे से टकराएगा। तो मैं अपना डायलॉग बोलते बोलते रोते रोते ऐसे करने लग गया। तो डायरेक्टर सर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई सेड सर, ये कैमरा मेरे ऊपर लगेगा, मेरे सिर पे लगेगा, मुझे चोट लग जाएगी। ही सेड नो, नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन, इट विल स्टॉप एट द राइट प्लेस। सो लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे। तो सांड की आंख किया, फिर उसके बाद दरबार किया। साउथ की एक मूवी है हैप्पी सरदार, जावेद जाफरी जी के साथ। एक मूवी है एना पैरेम्बिल वर्ल्ड कप, और एक तमिल की मूवी की है कलर्स। एक दो मूवीज के लिए बातचीत चली, मगर सर्कमस्टांसेस की वजह से हो नहीं पाया, या मैंने ना कर दिया, या मूवी की तरफ से ना हो गई। अब एक उम्मीद है कि मैं काफी टाइम के बाद एक मेजर मूवी, अच्छा हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग। मैं थोड़ा इंतजार भी कर रहा था, और मुझे थोड़ा ये भी है कि मैं पुश नहीं करता। अभी तक जो चीजें आई हैं वो मेरी एनर्जी की वजह से, शर्मीला लड़का आपके अंदर से निकला नहीं। हाँ, और मेरी एनर्जी की वजह से आई हैं वो चीजें। तो जो अट्रैक्ट मुझे, ये जो लास्ट मूवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी साइन करने वाला हूँ, मुझे डायरेक्टर ने एक बात बोली कि आप रोल की वेट मत कीजिए। हर रोल आपकी वेट कर रहा होता है जिसने आपके पास आना है। तो लेट द रोल कम टू यू, डोंट गो टू द रोल। सो इसलिए मैं बिल्कुल पुश नहीं। कॉल्स बहुत आते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अनुराग जी, के बॉम्बे में बैठ के एक रोल लिखा जा रहा है एंड दे थिंक के दिनेश मोहन है, उसको ट्राई करो। सो आप रेलेवेंट हो मार्केट में, ये चीज ठीक है, सॉर्टेड हूं मैं जी। मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ स्टोरी पर एक बायोपिक भी बननी चाहिए, जो कि इंशाल्लाह शायद आगे बने भी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन लाइफ में अभी आपने जब लाइफ स्टोरी बताई तो कई बार आपने कहा कि लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा पागल है। लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं यार आप? क्या सलाह देना चाहते हैं? जिंदगी में जो लोग आपके आते हैं, आपके बैड टाइम्स में, आपके गुड टाइम्स में, उनको लेकर के आपका जो अनुभव है, उसके आधार पर आपने क्या निष्कर्ष, क्या जो कबीर जी ने बहुत साल पहले निकाल लिया था, चिंता महा डाकनी, काट कलेजा खाए। जरूरत ही नहीं उस लाइन पे जाने। लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट पास करेंगे, वो तो आज तक होता है, आज तक हो रहा है। कपड़े कैसे डाले हुए हैं, बुढ़ापे के अंदर इसको शौक चढ़ा है, कौन सा कीड़ा काट गया। ट्रोलिंग की बात की जाए तो पैर कब्र में लटके हैं, राम का नाम नहीं ले रहा, ये लच्चरपंथी भारतीय कल्चर को खराब कर रहे हो, जीन्स डाल के, फटे कपड़े डाल के। अभी भी ऐसे कमेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। एज शेमिंग जो है, एज शेमिंग। हाँ, आप भी खूबसूरत हैं, आप उस एज तक पहुंच लीजिए, फिर देखिएगा। लोग तो कहते हैं बूढ़े का मतलब मर जाओ, बस अब मर जाओ। भाई क्यों? चढ़ी जवानी बूढ़े नू है। आई लिव टिल लाइफ इज देयर।
हाँ ठीक है, चढ़ी जवानी बूढ़े नु, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। यहाँ जब जवान जो है वो बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, है तो ना, बूढ़ा जवान क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? इट्स एन एफर्ट टू रिवर्स टाइम हर केस में। सिर्फ एक बचपन ऐसी चीज है जिसमें लोग कहते हैं यार मैं कब बड़ा होऊंगा। अब बताइए, बड़े होने के बाद कोई कहता है मैं कब बड़ा होऊंगा? एवरीबॉडी वांट्स टू गो बैक। तो फिर सिर्फ बूढ़ों को ही पिन पॉइंट क्यों करना भाई? हाँ। शेर की आखिरी कूद जो है वो बहुत ऊंची होती है। नहीं, अभी तो आपको कई कूदें कूदनी है। दिनेश जी, अपनी लाइफ को जब आप रिवाइंड करके देखते हैं जी, तो वो कौन सा वक्त है, वो कौन से साल या वो कौन सा लम्हा है जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं या दोबारा जीना नहीं चाहते? ऐसा कोई लम्हा नहीं है जिसको मैं दोबारा जीना नहीं चाहता। अच्छा। बिकॉज वो एक टेस्ट रहेगा आपका कि आप जिस ट्रैक पे अपने जीवन को अब लेके आए हैं, क्या उस ट्रैक पे आप समय रहते उसको ला पाएंगे? सिंपल निष्कर्ष ये है कि जो रिस्पॉन्सेज मेरे उस वक्त पे रहे, आई डोंट लाइक दैट रिस्पॉन्सेज। अच्छा। मैं किसी इंसान को ब्लेम नहीं देता, किसी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं देता। सबके जीवन में नेगेटिव लोग आते हैं, टॉक्सिक लोग आते हैं, सबके जीवन में स्ट्रगल है। सिर्फ आपने रिएक्ट कैसे किया वो आपके जीवन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाता है। और वो भी आप ऑर्गेनिकली बीइंग एन इनोसेंट पर्सन कर जाते हैं। जो आपको उस टाइम समझ आता है, हाथ पैर आप मार रहे हो, हाँ। जो भी तिनका आपके सामने आया आप उसको पकड़ लेते हो। मगर अगर ऑप्शन दी जाए, आई विल ट्राई। सर्कमस्टांसेस वही रहे, जो लोग चले गए उनका अपना जीवन था, मगर उनके जाने से मैंने जो खुद पे अत्याचार किया वो मैं ना करता तो फिर जीवन किस ट्रैक पे होता। आई वुड लाइक टू टेक। कई बार मैंने कई सक्सेसफुल लोगों से सुना है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरे वक्त से सीखा, जख्मों से सीखा, और हम उसी को सबसे ज्यादा थैंक्स देते हैं, अपने बुरे वक्त को, अपने जख्मों को, या उन रिश्तेदारों को, या उन दोस्तों को जिन्होंने चोट दी, धोखे दिए। जी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हाँ, मतलब ये एक ट्रिकी सा टॉपिक है। ठीक, मतलब मैं बहुत किताबी बातें, अब महान बनने के लिए कोई बात मैं नहीं करूंगा। हाँ। आप एक जोन के अंदर लटकते हैं, फॉरगिवनेस एंड बिटरनेस। उसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली फाइट आपकी चलती है। जब मैं बहुत महान मूड में होता हूँ तो मैं फॉरगिव कर देता हूँ, ठीक है कि ठीक है, मगर फिर बहुत जल्दी जो है वो इंसान हूँ। हाँ। जब मैं लोगों को देखता हूँ एंजॉय करते हुए, अभी भी यंग एज में एक लाइफ लीड करते हुए, तो फिर मैं उस बिटर मूड में चला जाता हूँ, एंड दैट्स ओके। मैं अपने किसी भी बिहेवियर पे अब रिग्रेट नहीं करता। अगर मेरा मूड ऑफ है, मेरा मूड ऑफ है। मैं अपने खिड़कियां जो है ना घर की खुली रखता हूँ। बंद करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, इस इमोशन से दूर रहो, एंगर से दूर रहो, फॉरगिवनेस से दूर रहो, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। खिड़कियां सब खुली हैं, इधर से आ रहा है कुछ, उधर से बाहर चला जाएगा। जितनी देर उसे अंदर घूमना है उसको घूमने दो। सो आई डोंट मोल्ड और फोर्स माई बिहेवियर एट ऑल। जो चल रहा है सब बढ़िया है। पहले जिंदगी में बहुत सारे लोग थे दिनेश मोहन के, जी। अब कितने लोग बचे हैं? दिनेश मोहन के साथ खड़ा रहे उतना ही चाहिए मुझे। और जो लोग मेरे साथ पिलर बन के खड़े थे वो आज के दिन भी खड़े हैं, लकीली, टच वुड। ये बात मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता, मगर मैं अपने साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा आखिरी सांस तक, और इसी धड़ल्ले से खड़ा रहूंगा। मैं बात यहाँ पे ही आ जाती है अनुराग जी, पहले बहुत इंटरनलाइज करता था। आपने कहा तू बेकार है, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता था कि यार इसने क्यों बोला, मैं बेकार हूँ। और कई बार मैं निष्कर्ष निकालता था मैं बेकार हूँ। मगर अब आप अगर मुझे कहेंगे बेकार, आप बेकार हो, तो मैं ये सोचूंगा कि ये इंसान खुद बेकार है, तभी वो उसी नजरिए से मुझे देख रहा है। तो इतनी समझ मुझ में आ गई है। तो अपने आप को दोष देना, इंटरनलाइज करना मैंने छोड़ दिया। आई मेंटेन माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव एज अ सेपरेट एंटिटी, एज अ सेपरेट एंटिटी। मुझे ये जन्म मिला है दिनेश मोहन का, दिनेश मोहन को प्रोटेक्ट करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। उसको प्यार करना, उसका ध्यान रखना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो मेरा प्राइम ड्यूटी है इस जीवन में। नो सैक्रिफाइसेस फॉर एनीवन अबाउट एनीथिंग। सिंपल फंडा। लेकिन ये कितना आसान और कितना मुश्किल है। देखिए, फैमिली में अगर कोई ना हो या आसपास कोई ना हो तब ये कहना बहुत आसान है कि हम किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देंगे जी। लेकिन जिनके साथ फैमिली है जी, जिनके साथ टू ईच देयर ओन। हाँ, टू ईच देयर ओन, नो जजमेंट अबाउट एनीवन। जिसको जैसे उचित लगता करें। अब मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिसे दुनिया फैमिली कह सके, समाज फैमिली कह सके, वो नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा भांजा, वो मेरी फैमिली है। मेरे मदर हैं टचवुड,
मुझे और किसी की जरूरत उस हिसाब से नहीं है। एंड वो चाहे बहुत बातें हुई जब मैं अपनी बहन के साथ रहने लगा, मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत बातें सुननी पड़ी, बट जब आप कन्विंस्ड होते हो और आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, फिर सब कुछ सॉर्टेड है। और आप देखिए, अकेलापन तो सूनर और लेटर सबके जीवन में आना ही है। पार्टनर्स हमेशा कहाँ साथ मैं उसी पर आने वाला था। मगर अकेलेपन से आप डील कैसे कर रहे हैं, आप अपने साथ कितने सॉर्टेड हैं, अपनी कंपनी कितना एंजॉय करते हैं। मैं आज YouTube पे देख रहा था कि जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, वहां पे जंगल में शहर से 30 किलोमीटर दूर एक 1957 बॉर्न इंसान जो है वो पिछले 30 साल से अकेला रह रहा है। अच्छा। एंड उसको ऑप्शंस दी जाती हैं, लोग उसका इंटरव्यू करने जाते हैं और उसकी लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। कि -70 डिग्रीज में ऑलमोस्ट 9 महीने वो साल के निकालता है। ही इज वेरी हैप्पी एंड सॉर्टेड। ही सेज मुझे जाना ही नहीं शहर में। एंड बड़ा नॉर्मल हेल्दी आदमी है वो। ही सेज मैं ऐसे खुश हूँ। बात आपकी खुशी की है। समाज के प्रेशर तो सर आपको समुद्र के अंदर पाताल में भी नहीं जीने देंगे और आसमान में भी नहीं जीने देंगे। ये बहुत तो अच्छी समाज की डेफिनेशंस पे मैं नहीं मानता, ना खरा उतरता हूँ ना मानता हूँ। वैसे तो अभी आप बूढ़े नहीं हुए लेकिन फिर भी एक कहावत है कि बुढ़ापे में किसी साथी की जरूरत होती है। तो या तो कभी सिस्टर ने या कभी ब्रदर इन लॉ ने इस बारे में कहा कि दिनेश बाबू अब कुछ सोचो, नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारी लड़कियां इनफैक्ट आप में इंटरेस्टेड होंगी। जी, आप मुझे लिमिट कर रहे हैं सर, लड़के क्यों नहीं हो सकते मुझ में इंटरेस्टेड? अरे वाह, आपने एक नया दरवाजा और खोल दिया। बहुत देर से खुला हुआ है सर सबके जीवन में। आपको पता होना चाहिए आपको किस दरवाजे में जाना है। ऐसा है सर कि ऑन अ सीरियस नोट, जब से मैं इस काम में वापस आया और मुझे लाइफ की और काम की और फोकस की वैल्यू समझ में आई, तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक तो मैं रिश्तों से बहुत घबराता हूँ, उस तरह के रिश्तों से, बिकॉज वहीं पे जाके मैं फेल हुआ और वहीं से सारी दिक्कत जो है मेरे जीवन में क्रिएट हुई। ऑर्गेनिक रिलेशंस, ऑनेस्ट रिलेशंस, एंड लकीली माय सिस्टर इज देयर, माय ब्रदर इन लॉ इज देयर, और वो मेरी नेचर को जानते हैं कि ये बहुत इनोसेंट सा आदमी है और दोबारा मार खाया तो उठ नहीं सकेगा लाइफ। तो वो मुझे किसी भी रिश्ते में एंटर करने के लिए इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया जाता मेरे घर में। जी, मेरी मॉम जिंदा है, वो भी नहीं कहते कभी कि कुछ सोच कुछ कर या ऐसा कुछ। तो इसलिए मुझे और मेरे को खुद को भी कोई वो नहीं है, अपने से रिश्ता बना रहे। मैं अपनी इमीडिएट फैमिली से बहुत खुश हूँ, बहुत सॉर्टेड हूँ। सारे काम मेरे भगवान की दया से बढ़िया हो रहे हैं। दुनिया में जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं। इंडियंस जो हैं, फॉर्चुनेटली हम इतने प्रोग्रेस कर गए हैं कि हम दुनिया के हर शहर में, और हर जगह जो है लोग अगर नाम नहीं जानते तो ये जरूर कह देते हैं आपको कहीं देखा है और आप क्या लगते हो, और ये और सारे बेनिफिट्स जो उसके बेसिस पे मिलने होते हैं वो मुझे मिलते हैं। जी, लाइफ में जितना आपसे छीना गया, किस्मत ने जितना आपसे छीना जी, उससे ज्यादा वापस किया है या अभी भूख बची है? सर जो चीज छिन गई वो तो वापस नहीं आई और वो कभी आएगी भी नहीं। बट अब ये है ना कि जो भी गया इस जीवन से उनको वापस कौन ला सका। तो जो है अभी उसी में खुश रहिए, उसी के अंदर अपना सारी कार्रवाई कीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है जी। ऐसे आई एम ओके, मेरे को ऐसी जरूरत भी नहीं है। मैं उस हिसाब से अपने आप को कभी आंकता भी नहीं कि मेरे पास कितना है और क्या चाहिए। जो है बढ़िया है, जो नहीं होगा वो भी बढ़िया है, ऊपर वाले की इच्छा। जॉयफुल रहना मैंने सीख लिया है इस एज पे आके, अपने आनंद में रहना सीख लिया है। अच्छे से पता है कि आखिरी सांस तक मैं ही अपने साथ खड़ा हूँ। अच्छा, ट्रिकीली आप उस सवाल का जवाब गोल कर गए कि कंपेनियन की जरूरत। आपने कहा कि लड़कियां ही नहीं लड़के भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन क्या दिनेश मोहन का मन करता है कि दोबारा दुनिया बसाई जाए दोबारा? सर बहुत से जोन्स के अंदर आप घूमते हो। हाँ, जब कोई मुझे इंसान, लड़का जिसे आप कह रहे हैं, वो अप्रोच करता है तो इंटेंशन तो आपको पता नहीं होती, बट मेरा वो जोन एकदम से जाग जाता है कि अगर मेरा बेटा होता, तो आप वो वाला कनेक्शन इमीडिएटली क्या मैं उसे इस रूप में एक्सेप्ट कर पाता या नहीं? नहीं, नॉट दैट। अच्छा, अगर वो मेरे जीवन में आना चाहता है तो मैं एकदम से उस जोन में चला जाता हूँ, बट आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि मैं उस जोन में बहुत इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता हूँ, क्योंकि वो एक कमी है, इमोशनल वैक्यूम है मेरी लाइफ में। और ऐसा हुआ भी है, मुझे 1-2 लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट भी किया। अच्छा। जो बेटा बन के कि हम तो आपके बेटे जैसे हैं, ये है वो बन के, एंड पैसा और प्रोफेशनली और हर तरह से, बिकॉज आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन। बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि भाई वो रिश्ता तेरी किस्मत में लिखा नहीं है। ठीक है। सो वो लड़कों वाला चैप्टर तो क्लोज कर देते वैसे ही बंद हो गया। भाईचारा, दोस्ती, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, स्टैंडिंग बाय वन अनदर, ऑलवेज ओपन। एंड जहां तक औरतों का सवाल है, विद ड्यू रिगार्ड, ड्यू दिस थिंग, मैं बहुत
ईगोसेंट्रिक बंदा हूँ, बहुत एसेंट्रिसिटीज है मेरे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद मी। अच्छा। हाँ जी, एक एज तक आपको अपनी आदत हो जाती है, हाँ। और किसी की आदत होती ही नहीं। सो वो चैप्टर वैसे ही क्लोज्ड है। भगवान उनको बचाए रखे मेरे जैसे इंसान से। अब मतलब फैशन मॉडल 66 साल का वो मेकअप लगा रहा है उठ के, और ग्लैमरस औरतों के साथ शूट कर रहा है, कौन टॉलरेट करेगा रिलेशनशिप में? तो वैसे ही शक के उसमें बेचारे। आपकी फेटर्निटी की कई फीमेल्स तो होंगी जो ये समझती होंगी कि कैसी जिंदगी है। आपको मिलना है किसी से, बताइए। नहीं सर, नहीं सर। मतलब इट्स माय प्लेजर टू मीट दैट काइंड ऑफ पीपल। राइट, नो इट्स अ जर्नी, यू नो। जो लोग शुरू में मेरे कांटेक्ट में थे, दिल्ली के एक्टर्स मॉडल्स, अनफॉर्चुनेटली वो आज मेरे कांटेक्ट में नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा जर्नी जो है वो किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, यू नो। सक्सेस आती गई, नए लोग जीवन में आते गए, और मेरा किसी से पर्सनल रिलेशन था ही नहीं। आई नेवर मेड एनी फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री। आई न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग के नहीं बन नहीं पाएंगे, ना मेरे से हो पाएगा ना उनसे हो पाएगा। तो हर प्रोजेक्ट वाइज जहां भी जाते हो आप, नए लोग आपके जीवन में आते हैं, और फिर प्रोफेशनली आप आगे बढ़ जाते हो या वो आगे बढ़ जाते हैं, एंड द थिंग इज ऑलराइट, इट्स ओके। वेरी फैमिली ओरिएंटेड। मैं इतना ग्राउंडेड हूँ, मुझे घर का ही खाना खाना है, मुझे अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। हाँ जी, मुझे सारी चीजें उनसे डिस्कस करनी है। आप अभी भी बहन के साथ ही रहते हैं? बिल्कुल रहता हूँ। और मुझे अपने 7 साल के भांजे से पूछना है कि मैं ये कपड़े ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और मैं फोटो भेजता हूँ उसको कि ओजस ये बता मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ। तो मैं सॉर्टेड हूँ। और जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे वो कहाँ टॉलरेट करेंगे कि बहन के साथ रह रहा है और भांजे से पूछ रहा है क्या कपड़े। ह्यूमन बीइंग्स आर पोजेसिव, सो इसलिए मैं सॉर्टेड हूँ। यानी आप फैमिली तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी नहीं, मतलब ठीक है, अपने रिश्तेदारों की, अपनी बहन की फैमिली। एक जरूरत तो है, एक बच्चे की जरूरत तो है, एक फीमेल पार्टनर की जरूरत तो है, लेकिन वो आप एक बहन के तौर पर बहन में देखते हैं। एग्जैक्टली के तौर पर इज देयर। और आप बताइए, मदर और सिस्टर से डिवाइन रिश्ता जो है, फुलफिलिंग रिश्ता और क्या होगा? कोई नहीं किसी इंसान के लिए। हम अपने पार्टनर में भी तो यही पर्सनालिटीज ढूंढते हैं। आदमी के बारे में तो मतलब फेमस है और उसको दुत्कारा जाता है। यही प्रॉब्लम भी होती है क्या दिनेश जी? यही प्रॉब्लम भी होती है क्या दिनेश जी कि हम अपनी बीवी में अपनी बहन ढूंढते हैं, माँ ढूंढते हैं, और हमें नहीं मिलती? प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है। वो जो एक नॉर्मल हेल्दी थिंकिंग फीमेल है, दे डोंट वांट एनी रिफ्लेक्शन इन देयर लाइव्स एंड दे आर जस्टिफाइड इन सेइंग सो, है ना। तो वो बैलेंस इंसान को ही क्रिएट करना पड़ता है। अब थैंकफुली मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल है ही नहीं। तो मैं बढ़िया हूँ। जी, मैंने इतनी देर के इंटरव्यू में देखा कि कई मेरे साथ जो गेस्ट बैठते हैं वो अपना मोबाइल देखते हैं, कोई मैसेज आता है या फोन लेते हैं। जी, आपका फोन ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो फोन से दूर रहते हैं या मतलब इस इंटरव्यू के लिए आपने फोन को? नहीं, इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आई एम वेरी दैट वे वेरी सॉर्टेड। हाँ। अगर किसी को मेरी जरूरत है, प्रोफेशनली जरूरत है, वो आधा 1 घंटा आगे पीछे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पर्सनल तो एवरीबॉडी नोज के ना ये कॉल लेगा ना ये मैसेज लेगा। अच्छा, रात को 10 बजे के बाद ही अवेलेबल होगा। तो मेरे अपने घर वाले मुझे कभी कॉल नहीं करते। दे नो इट। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मैं तो पंकज त्रिपाठी जी को मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि मेरा कॉल टाइम या मोबाइल टाइम 3 मिनट है, क्योंकि अब मुझे मतलब से ही फोन करते हैं लोग, बेमतलब के कोई फोन नहीं करता। तो ये सही बात है? मतलब आपकी लाइफ में भी दोस्त कितने बचे हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। एंड आई एम वेरी फ्रेंडशिप, दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ। बिल्कुल करना चाहता हूँ सर। इतना भाईचारा कि मैं आई इवन इमेजिन, यू नो, आप रोमांस का ट्रू मीनिंग समझते हैं जी, है ना, कि आप बैठे हैं अपने दोस्त के साथ, अपने मन की बात कर रहे हैं, आप दोनों के हाथ में चाय का प्याला है, सामने जो है एक ब्यूटीफुल सीनरी है। तो मेरी लाइफ का ये एक इमेजिनेशन है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, भाईचारा, ब्रदर, कि मैं कहूँ वो सो भी रहा हो तो कहेगा भाई मैं अभी आ रहा हूँ। एंड आई एम लकी कि मेरा अपने ब्रदर इन लॉ से ये रिलेशन है। मैं आधी रात को भी उसको कहूंगा ना कि नवनीत ये हो गया, वो कहेगा चिंता मत कर, आई विल सॉल्व इट। अच्छा, तो और आपको क्या चाहिए जीवन में? चाहिए क्या आपको? आपके पास कंपेनियनशिप है, हाँ, दुनिया के हिसाब से जो दुनिया डिफाइन कर रही है, बट ये सारे नियम हमने ही तो बनाए हुए हैं। आप अपनी जरूरतों को खुद ही तो बनाते हो और बिगाड़ते हो। जी, मेरी जरूरतें ही इतनी है कि मेरे घर वाले जो है वो मुझे पूछते रहे, मेरे साथ रहे। एंड घर वालों से भी माई सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड माई भांजा, दीज 3 आर यू नो द क्लोजेस्ट। और मैं ज्यादा बात इस बारे में करना नहीं चाहता बिकॉज नजर बहुत जल्दी लगती है। ना टच वुड सर। आजकल की जनरेशन
आप देखते होंगे, आप अपने भांजे में भी देखते होंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जी। जाना। आप एक बेहतर एग्जाम्पल हैं ये समझा पाने के लिए कि क्या करना चाहिए जब लाइफ में चीज़ें आपके मन मुताबिक ना हो, जब लाइफ में रिश्ते आपके मन मुताबिक ना हो, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हों, क्योंकि आप तो वापस आ गए, कई लोग वापस जी, नहीं भी आ पाते। जी, उन जी। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक ये चीज़ काम आएगी आपकी जी, बताई हुई। थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, हम्म, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और किताबी जवाब ये लगते हैं, मगर ये मैंने आजमा के देखे हुए हैं। और थोड़ा सा असेस कीजिए सिचुएशन को कि आज मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उदास हूँ, मायूस हूँ, मेरे सब दरवाजे बंद हैं, मगर कोशिश करके देखूं, अगर मैं उनमें से एक दरवाजा भी खोल सकूं, तो नेवर गिव अप दैट होप। हमारे टाइम में बहुत प्रबल थी वो कहावत कि होप गिव्स यू लाइफ, यू नो, एक उम्मीद जो है उस पे जीवन टिका हुआ है। आजकल क्या है, उम्मीद लाइफ छोड़ दी है। हाँ, अभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हुई है, सपने जो हैं वो छोड़ दिए हैं, या सपने इतने अपने तंग कर लिए हैं कि एक सिंगुलर ड्रीम कर लिया। मैं लोगों को ये कहता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे चंडीगढ़ पे एक इंसान मिला, 35-36 साल का हो गया, और मेरे पैरों में गिर के रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आपकी वजह से मेरा जीवन बचा है। मैं सुसाइड करने वाला था जब मैंने आपका वीडियो देखा। एंड मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि भाई अपने सब रिश्तों का ध्यान रखो, अगर सुसाइड करने का मन है उठो, आइडेंटिटी चेंज करो, किसी दूसरे शहर में चले जाओ। यही तो कर रहे हो आप। आप जीवन दे के भी तो यही कर रहे हो। यू आर चेंजिंग योर आइडेंटिटी, गोइंग टू अ न्यू प्लेस। तो आप जीवन को सशरीर क्यों ना जाइए। हाँ, सशरीर जाइए, और 10 साल बाद देखिए सिचुएशन बदलती है या नहीं। चाइनीज कहते हैं कि 10 साल के अंदर पूरा जीवन जो है वो बदल जाता है, और बदल जाता है, और उन्होंने तो बदल भी दिया था। कोरोना सच में बदल तो दिया। अपने आप को समय दीजिए हमेशा, थोड़ा रुकिए, समय दीजिए, और फिर देखिए 5-10 साल के बाद इतनी जान निकले जा रही है, दूसरे शहर में चले जाओ, नई आइडेंटिटी बना लो। मत बताओ किसी को मैं दिनेश मोहन हूँ, अगर इतना ही खुद से घबरा रहे हो। कोशिश करके देखो, लाइफ ट्रैवल के लिए बनी है, साइट सीइंग के लिए बनी है। निकलो, उठाओ अपना बस्ता, उठाओ, निकल जाओ, देखो, जाके दुनिया देखो। आखिरी सवाल सर, अगले 10 सालों में क्या प्लान्स हैं? नो प्लान्स, नो प्लान्स। ना पिछले 10 साल की थी, ना अगले 10 साल की है। मुझे आपसे यही ऐसे ही जवाब क्यों? क्या करना है प्लानिंग का? हाँ। ये प्लान है कि मैं जी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, इस टाइम खुश हूँ, यही प्लान है बस। और कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है लोग डिप्रेशन में आ भी इसलिए जाते हैं, एंजाइटी होती ही उन्हें इसलिए क्योंकि वो 10 साल का प्लान बना के चलते हैं। मतलब प्लानिंग में ही सारा जीवन निकल जाता है, और प्लान को वो जी नहीं पाते। हाँ। बस प्लान ही करते रहते हैं। किस लिए पैसे जोड़ रहे हो? अजी मेरा कोई खराब टाइम आया तो आई कीप ऑन टेलिंग एवरीबॉडी, खराब टाइम को आने तो आएगा ही नहीं, तो पैसे किसको? लोगों में दे के चले जाओगे, बाद में लोग झगड़ते रहेंगे आपके पैसे को बांटने के लिए। इससे अच्छा खुद पे खर्च जाओ, सब खर्च जाओ, खाली होके जाओ, एकदम लाइट। बहुत एक मोटिवेशनल सेशन था सर, क्योंकि जिंदगी में लोग मोटिवेशनल बातें तो सुनना चाहते हैं, लेकिन अमल में लाने में उन्हें दिक्कत होती है कई बार। और आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने डिप्रेशन से निकल करके एक नया मकाम हासिल किया। तो मुझे लगता है जैसे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आपके पैरों में गिर के आदमी रोने लगा था, आपके इस इंटरव्यू को सुनने के बाद भी कई लोगों के जहन में वो मोटिवेशन आएगा। क्योंकि जीते मोटिवेशनल बातें करना बहुत आसान है सर, लेकिन जिसने झेला हो डिप्रेशन, जो डिप्रेशन से बाहर आकर के एक नया मकाम हासिल कर चुका हो, पहले से बेहतर जीवन जी रहा हो, वो जब बातें कहता है तो लगता है कि अरे ये तो सह कर, रह कर और सब कुछ अपने ऊपर लागू करके हमारे सामने है, तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी बात मानने के बाद कई लोगों का जीवन बदल सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगे के करियर के लिए, और हम मिलते रहेंगे। ये हमारा पहला कारनामा नहीं है, आप जब जब लाइफ में कोई कारनामा करेंगे तब तब हम ये वाला कारनामा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये बहुत शानदार टैटू वगैरह बना रखे हैं आपने, दिखा दीजिए एक बार। ये मेरे भांजे की वो है, अच्छा, ईयर ऑफ बर्थ। हाँ, ये मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये ताकि मेरी लाइफ में डायरेक्शन और बैलेंस रहे। अच्छा, और ये तो आप जानते ही हैं। ओके, कर्मा इज द ग्रेट, है ना? कर्मा इज ग्रेट। आई हैव मेनी मोर टैटूज ऑन माय बॉडी, बट अभी यही दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलती कार में इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और ये सर्दियों में इससे ज्यादा वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कारनामा में आज दिनेश मोहन जी से हम मुलाकात कर रहे थे। ये मुलाकात बहुत जरूरी थी। ये जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि दिनेश मोहन केवल एक सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि उन्होंने हालात से लड़ करके ये मकाम हासिल किया जिस मकाम पर आप आज उन्हें देख रहे हैं, या भविष्य में इससे भी बड़े बड़े
प्रोजेक्ट्स में आप उन्हें देखेंगे। मुझे ज़रूरी लगा कि जो कारनामा उन्होंने किया है उनके साथ एक कारनामा मैं भी करूं, और आज हमने ये कारनामा किया। कारनामा के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक और कारनामा लेकर के आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन वादा कीजिए कि तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। दिनेश मोहन जी के इस इंटरव्यू को सुनते रहिएगा बार बार, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में अपने रिलेशंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हालातों के साथ किस तरीके का नज़रिया रखना है, किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से दोस्ती निभानी है। ये बहुत काम की चीज़ होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि दिनेश मोहन आपके सामने जीते जागते बैठे हुए हैं। एक दशक तक, 10 सालों तक जो आदमी अपने कमरे से बाहर ना निकला हो, अपने बेड से नीचे ना उतरा हो, आज वो दुनिया में मिसाल कायम कर रहा है। इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। तो इसी नोट के साथ आज के लिए इजाज़त। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द अगले कारनामा में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ग्रेट, मैंने आपका लास्ट में रिकॉर्ड कर लिया सो दैट आई कैन पोस्ट इट। थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक यू सर।